नमस्कार साथियों, मैं दीपक बिट्टू एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं हमारे यूट्यूब चैनल एजुसोर्ट्स बाय बिट्टू पर। आज अपन चर्चा करेंगे वापस से राजस्थान के आर्थिक सर्वेक्षण में और एक टॉपिक जो अपन पढ़ रहे थे, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, जिसका एक भाग हमने कर लिया था। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार पढ़ा, फिर स्वामित्व योजना के बारे में पढ़ा और जीपीडीपी प्लान पढ़ा। ठीक है, अब चलते हैं उससे आगे। जो आर्थिक सर्वेक्षण में जो योजना दे रखी है उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसके बारे में आर्थिक सर्वेक्षण में दे रखा है, और वो कौन सी योजना है? वो है श्री अन्नपूर्णा योजना। कौन सी योजना? अन्नपूर्णा रसोई योजना। ठीक है, अब अन्नपूर्णा रसोई योजना के बारे में सबसे पहली बात ये पढ़नी है हमें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। कि अन्नपूर्णा रसोई है, ये ग्रामीण है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ग्रामीण विकास के बारे में पढ़े थे, ये ग्रामीण योजना है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण है। इसकी शुरुआत होती है 10 सितंबर 2023 को। सबसे पहली बात ये याद रखनी है। ठीक है, इसके तहत क्या है कि गांवों के अंदर जिस प्रकार से अन्नपूर्णा रसोई शहरों में चलती है, उसी प्रकार से गांवों में भी ये रसोइयां खोली गई है। और कुल मिलाकर कितनी रसोइयां खोली गई है? 982, 982। तो ये एक प्रश्न कथन के रूप में बन सकता है कि कुल मिलाकर कितनी अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण के अंतर्गत है वो संचालित की जा रही है। तो 982 संचालित की जा रही है। अब बात करते हैं कि इसका संचालन कौन करता है गांवों में। ठीक है, गांवों में इसका संचालन किया जा रहा है राजीविका द्वारा। ठीक है, राजीविका क्या है इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। 2-3 स्लाइड में राजीविका आ जाएगी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजीविका है, राजीविका की जो जितने भी कार्मिक हैं उनके द्वारा इनका इस योजना का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, अब इस योजना में अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण में 2 टाइम के भोजन दिए जाते हैं, एक दोपहर का और एक रात्रि भोजन। ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठते ही नाश्ता लेने भी पहुंच जाओ, नहीं, आपको एक तो दोपहर का भोजन देंगे और एक रात्रि भोजन देंगे। ठीक है, और मैक्सिमम 100 थाली होगी। अगर पहले आओ पहले पाओ वाला काम हो गया, मतलब कि अगर आप 100 थालियां पूरी होगी और 101 भी थाली लेने आप पहुंचे और मान लो आपको वहां पे थाली नहीं मिली, तो आप बकेट अकड़ा नहीं कर सकते इस बात का कि यार मेरे को खाना क्यों नहीं मिला इस योजना के अंतर्गत। तो मैक्सिमम 100 थाली का ही प्रावधान है, वो 100 थाली का खाना ही बनाएंगे। ठीक है, अब थाली का मूल्य कितना होता है? तो थाली की जो टोटल कॉस्ट पड़ती है वो एक्चुअल में 30 रुपए पड़ती है, लेकिन 30 में से 22 रुपए तो सरकार देगी और 8 रुपए वो आपसे लेगी। लाभार्थी से कितना रुपए लेंगे? 8 रुपए। यानी श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण में 2 टाइम का खाना मिलता है, दोपहर और रात्रि भोजन मिलता है, मैक्सिमम 100 थाली का प्रावधान है, राजीविका इसका संचालन करती है और 8 रुपए वो इसकी कॉस्ट पड़ती है। अब थाली में क्या क्या होगा? इस थाली में जो आपको दी जाएगी अन्नपूर्णा रसोई योजना में, इस थाली के अंदर क्या क्या होगा? तो कुल मिलाकर 600 ग्राम की थाली होगी, यानी जो माल होगा उस थाली में खाने के लिए वो 600 ग्राम होगा उसका वजन। ठीक है, उसमें से 300 ग्राम तो हो गई आपकी चपाती। ठीक है, 300 ग्राम हो गई चपाती। अब चपाती के साथ खाने के लिए 3 चीजें और होगी 100 ग्राम में। 100 ग्राम दाल दे देंगे आपको, 100 ग्राम सब्जी भी देंगे और 100 ग्राम चावल। मिलेट्स, मिलेट्स मतलब श्री अन्न जिसको कहते हैं, मोटा अनाज होता है ना, बाजरा हुआ, कोडो हुआ, ठीक है ना, जवार हुआ, ये मिलेट्स देंगे और अचार देंगे। यानी 100 ग्राम के अंदर ये सारा मामला फिट कर देंगे। या तो चावल दे देंगे 100 ग्राम आपको, और चावल नहीं हुआ तो मिलेट्स और अचार आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम होता है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण के अंतर्गत। 10 सितंबर 2023 को ये योजना चालू होती है। राजीविका इसका संचालन करती है। 2 टाइम का भोजन दिया जाता है, दोपहर और रात्रि का भोजन। मैक्सिमम 100 थाली का इसमें प्रावधान रहता है। 30 रुपए इसकी टोटल कॉस्ट पड़ती है, इसमें 8 रुपए आपसे लेंगे, 22 रुपए सरकार देगी। और माल तो बड़ा ही शानदार होता है इसमें। 300 ग्राम आपको चपाती दे देंगे, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 100 ग्राम में चावल, मिलेट्स और अचार आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे दो इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, योजना तो नहीं कह सकते, लेकिन एक प्रकार की यात्राएं हैं ये। ठीक है ना, तो गांव के लोगों को अच्छी तरीके से पता है क्योंकि गांव में से ये यात्राएं हैं वो गुजरी थी। ठीक है, इसमें कौन सी यात्रा है? एक तो है विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या थी कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं
सबसे पहले तो ग्रामीण जो लोग हैं उनको उन योजनाओं के बारे में बताना, फिर उन योजनाओं का लाभ उन्हें उसी स्थान पर देना सुनिश्चित करना शीघ्र। ये इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो है वो मूल उद्देश्य था। ठीक है, इसमें गाड़ी आती थी, वैन आती थी, जिसमें लगातार योजनाओं का प्रचार प्रसार होता रहता था साथ में, और वहीं कैंप लगाए जाते हैं गाँव में जहाँ पे योजनाओं का लाभ है वो लाभार्थियों को दिया जाता था। ठीक है, अब ये विकसित यात्रा कब चली? 16 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक चली। यात्रा में राजस्थान का प्रथम स्थान रहा, यानी पूरे देश के प्रत्येक लगभग स्टेट में इस यात्रा का आयोजन किया गया और राजस्थान इसमें पहले नंबर रहा। ठीक है ना, बहुत ही उत्कृष्टता के साथ उसने इन यात्राओं का आयोजन किया। ठीक है, और इस यात्रा के दौरान मोदी जी ने, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कोटा और डूंगरपुर से संवाद भी किया वीसी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ठीक है, तो ये मेन इतना ही है, आपको तारीख पता होना चाहिए थोड़ी इसके बारे में। और राजस्थान का पहला स्थान रहा, और मोदी जी ने कहाँ कहाँ संवाद किया? तो कोटा और डूंगरपुर में संवाद किया। ठीक है, फिर इसमें एक है कि 16 फरवरी 24 को लोकार्पण कई योजनाओं का, परियोजनाओं का इसी यात्रा के अंतर्गत किया गया, जैसे 15 लाख लोग हैं, उन्होंने भागीदारी सुनिश्चित की। उसके बाद में आता है जल ग्रहण विकास। ये जल ग्रहण विकास, राजस्थान के अंदर जो जल ग्रहण क्षमता है, जल संरक्षण की क्षमता है, उसके क्या हाल हैं, चलो उनको देखते हैं गांव के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता ही होगी कि राजस्थान है वो पूरे भारत का जो भौगोलिक एरिया है, ठीक है, राजस्थान का जो स्थल एरिया है, उसका क्षेत्रफल है, पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 10.41% है वो राजस्थान के पास है। लेकिन 10.41% अगर क्षेत्रफल आपके पास है भारत का, तो लगभग 10% आपके पास जल संसाधन हो तब तो काम बने। लेकिन हमारे राजस्थान के पास जल संसाधन कितने हैं? सिर्फ 1.16%। कितनी बुरी स्थिति है राजस्थान की जल संसाधन के मामले में कि आप 10% इंडिया का अपने पास रखते हो क्षेत्रफल तो, लेकिन आपके पास सिर्फ 1.16% जल संसाधन हैं। और बंजर भूमि, ऐसी भूमि जिस पर कुछ भी पैदा नहीं हो रहा, 101 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, ये तीनों डाटा आर्थिक सर्वेक्षण में दे रखे हैं, इसलिए इन तीनों से प्रश्न बनने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। ये डाटा तो लगभग लोगों को पता है, और नहीं पता है तो वो याद रख लें कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। जल संसाधन है वो सिर्फ 1.16% है, और 101 लाख हेक्टेयर है वो बंजर भूमि है। कैसी भूमि है? बंजर भूमि है। ठीक है, अब एक अभियान आता है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर। कौन सा अभियान? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ठीक है, जूम करते हैं इसको थोड़ा सा। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान क्या है, उद्देश्य इसका क्या है, और क्या कुछ कब तक चला कब तक नहीं चला, वो बात करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इसका उद्देश्य है क्या है, ये क्यों अभियान है वो सरकार द्वारा चलाया गया है। तो इसका सीधा सा उद्देश्य क्या है? सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी को हासिल करना। इसको हासिल करना, सतत विकास लक्ष्यों को यानी एसडीजी को हासिल करना। भी एसडीजी क्या है? देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने तय किया 2015 में कि अब इस दुनिया का सतत विकास कैसे हो। सतत विकास मतलब एक बहुत ही दीर्घकालीन योजना है ये, जिसके तहत वर्तमान पीढ़ी भी लाभान्वित हो और भविष्य की पीढ़ियां भी लाभान्वित हो। ऐसा नहीं है कि बस हम लाभान्वित हो, वो सतत विकास नहीं हुआ। सतत विकास मतलब लगातार विकास चलता रहे और सब लाभान्वित हो। उसके लिए इन्होंने टारगेट रखा कि भाई 2030 तक 17 लक्ष्य इन्होंने तय किए कि ये जो 17 लक्ष्य हैं, भाई गरीबी नहीं होनी चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, भूखमरी नहीं होनी चाहिए, लैंगिक समानता होनी चाहिए, और पर्यावरण प्रदूषण नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के 17 लक्ष्य हैं, आप गूगल पे सर्च करना, वरना इसमें भी जो लास्ट आपका जो पार्ट है उसमें सतत विकास लक्ष्य आएंगे। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का जो मूल उद्देश्य है उन सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना है। सबसे पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज, ये शुरू कब हुआ? तो 2018 में इसकी शुरुआत हुई। पहला चरण चलता है 2018 से 2022 तक।
फिर जो दूसरा चरण है फिर सीधा 2022 से लेके 31 मार्च 2026 तक चलेगा, यानी जो 15 वित्त आयोग है वो जब तक चलेगा तब तक ये चलेगा। 15 वित्त आयोग कब तक चलेगा? 31 मार्च 2026 तक चलेगा। उसके बाद में 16वां वित्त आयोग है वो एक्शन में आ जाएगा। तो ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है वो 2026 तक चलने वाला है। उद्देश्य क्या है? हम पढ़ चुके हैं कि सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी को हासिल करना है। तो इसमें वही है 60:40 का जो है वो हिस्सा रहने वाला है। ठीक है, जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट है उसमें 90:10 रहेगा, यानी सरकार, केंद्र सरकार है वो 90% अनुदान देगी और बाकी के 10% है वो राज्य सरकार देंगी। ठीक है, इसका जो वाक्य है, थीम वाक्य है वो क्या है? सबका साथ, सबका गांव और सबका विकास। ठीक है, ये है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जो आपको पता होना चाहिए। ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के पेपर की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि उद्देश्य क्या है। हमें सतत विकास लक्ष्य हासिल करने हैं, इसलिए हम ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान लेके आए हैं। ठीक है, और 31 मार्च 2026 को ये खत्म होगा। चलिए, फिर आपके आर्थिक सर्वेक्षण में राजस्थान में एक दे रखा है अम्बेडकर भवन। तो थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अम्बेडकर भवन होते क्या है, कहाँ बना जाएंगे, क्योंकि अम्बेडकर भवन नाम सुनते हैं हमें लगता है कि जनजातीय या फिर जो अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए कोई ऐसी योजना होगी, लेकिन जी नहीं। अम्बेडकर भवन है पंचायत समिति पर भवन बनाने की एक योजना है, 50 लाख रुपए की राशि के साथ। ठीक है, इतना खर्च करके आपको एक प्रत्येक पंचायत समिति पर ये भवन बनाना है, उनको अम्बेडकर भवन कहते हैं। बस, इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, उसके बाद में आता है नेक्स्ट, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। कौन सा अभियान? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। सबसे पहले चीज इसमें यह है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान संबंधित किससे है ये पता होना चाहिए। बस, इससे ज्यादा इसमें कोई भी प्रश्न आने लायक नहीं है। ठीक है, तो जैसे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है, ठीक है, तो इसमें दो चीजें होती है। देखिए, एक तो आप जो भूजल होता है ना, भूजल का सुधार करते हैं, भूजल संग्रहण करते हैं। ठीक है ना, भूजल में वृद्धि करते हैं उसकी मात्रा में। कुछ योजनाएं उसके लिए होती है और कुछ योजनाएं होती है कि आप धरती से ऊपर जल का संग्रहण और संरक्षण करें। तो मुख्यमंत्री जो जल स्वावलंबन अभियान है ना, इसका मूल उद्देश्य है जल संग्रहण, यानी तालाब बना रहे हैं, नाडियां बना रहे हैं, टांके बना रहे हैं और उनका संरक्षण करना। ठीक है, तो जल संग्रहण और संरक्षण है वो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, फिर बता रखा है आर्थिक सर्वेक्षण में, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि विद्युतीकरण है, तो विद्युतीकरण लगभग गांवों का हो सका, यानी राजस्थान में 44,981 टोटल गांव हैं, जिसमें से सफलतापूर्वक 43,965 जो गांव हैं उनका विद्युतीकरण है वो हो चुका है। फिर एक भारी भरकम चीज दे रखी है आर्थिक सर्वेक्षण में, वो दे रखा है ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण, रूडा। यानी जब भी हम गांव में घुसते हैं तो सबसे पहले बात क्या करते हैं? कृषि की, खेती की, यानी कृषि के क्षेत्र में विकास कैसे किया जाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचा जाता कि यार कृषि के इतर भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनका विकास किया जाना चाहिए। तो वो सोचा गया, कब सोचा गया? नवंबर 1995 में ये बात सोची गई कि गांवों में कृषि के अलावा भी तो और कुछ विकास किया जा सकता है। तो उसके लिए संस्था बनाई गई रूडा, ग्रामीण गैर कृषि, ये ध्यान रखना, गैर कृषि विकास संस्थान। ठीक है ना, ग्रामीण गैर कृषि विकास संस्थान। ठीक है, ये जो रूडा होता है ना, ये रूडा 3 क्षेत्र में मेनली काम करती है। एक तो चमड़ा, ऊन वस्त्र और लघु खनिज, ये तीनों आपको रटना है, क्योंकि रूडा के बारे में हो सकता है कि सब्जेक्टिव कोई भी पेपर हो मेंस टाइप, तो उसमें सिर्फ ऐसा लिखा आ जाए रूडा और आपको बोल दिया जाए कि इसके बारे में कुछ लिखो। तो आपको लिखने के लिए यही होती है कि नवंबर 1995 में है इसकी स्थापना हुई थी और ये 3 क्षेत्रों पर मूल रूप से काम करता है, चमड़ा, ऊन वस्त्र और लघु खनिज। चमड़ा, ऊन वस्त्र और लघु खनिज। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट स्लाइड पे अपने। ठीक है, वो है राजीविका पे पूरी। ठीक है, इस राजीविका को अच्छी तरीके से आप समझ लेना, क्योंकि जैसे ही आप आर्थिक सर्वेक्षण अपन पढ़ेंगे तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज का जैसे चैप्टर आता है तो उसके अंदर सबसे पहला जो पार्ट आता है वो राजीविका आता है।
और राजीविका के अंदर बस डाटा दे रखे हैं, ज्यादा कुछ बता नहीं रखा है कि आखिर राजीविका क्या होता है, कैसे काम करता है। और जो मैंने देखा है कि प्रश्न आए हैं वो राजीविका की संरचना से संबंधित आ चुके हैं, कई बार इसकी योजनाओं से संबंधित आ चुके हैं। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, जो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं राजीविका की और आज इस चैप्टर का अंत कर देते हैं। ठीक है, राजीविका की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए। राजीविका होती है राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद। ठीक है, राजीविका, ये जो राजीविका है इसकी स्थापना होती है अक्टूबर 2010 में। तो सबसे पहले ध्यान रखना, ठीक है, अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना होती है। तो प्रश्न आता है कि आखिर इस आजीविका की स्थापना करने की जरूरत क्यों पड़ी। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद की स्थापना करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। ये जरूरत इसलिए पड़ी कि गांवों के जो लोग हैं वो ज्यादातर कृषि पर निर्भर हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं वो घरेलू उद्योग करना भी चाहते हैं तो उनके पास पैसा नहीं होता है, उनके पास वित्त नहीं होता है। अगर वित्त होता भी है तो भी वित्त की पूर्ति हो भी जाती है तो भी सामूहिकता के अभाव में उनके पास इतना मनोबल नहीं हो पाता है कि वो कोई भी छोटा मोटा उद्योग है वो प्रारंभ कर सकें। यानी आपको ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको गतिशीलता अगर प्रदान करनी है तो सबसे पहले तो जो पुरुष और महिला दोनों हैं उनको उद्यम के क्षेत्र में उतारना पड़ेगा, उनकी वित्तीय सहायता करनी पड़ेगी, उनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा, उनका मनोबल है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा, उनको उनमें सामुदायिकता की भावना लानी पड़ेगी। ये सारे उद्देश्य पूर्ण करने के लिए राजीविका मिशन की स्थापना की गई। ठीक है, इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद है, इसके मुख्यमंत्री कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री है। ठीक है, और जैसा कि लिखा है कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीकृत है। ये कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन फिर भी हमें पता होने चाहिए। अब उद्देश्य क्या है देखिए, निर्धन ग्रामीणों के लिए स्वरोजगार हेतु वित्त उपलब्ध करवाना स्वयं सहायता समूह बनाकर। ठीक है, अब इसमें किया क्या जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। ये स्वयं सहायता समूह एक बहुत गजब की टर्म है राजीविका के लिए। जहां कहीं भी आपको देखने को मिले स्वयं सहायता समूह तो यानी उसका सीधा संबंध राजीविका से होगा। इसमें करते क्या है, मान लीजिए 4 महिलाएं हैं, चारों को सिलाई आती है या नहीं आती तो उनको प्रशिक्षण करवाया जाता है। सिलाई आती है, अब उनको मान लीजिए सिलाई का काम शुरू करना है तो सबसे पहले तो क्या कहेंगे, जैसे 4 जो महिलाएं हैं उनका ग्रुप बना दिया, उसको कह दिया स्वयं सहायता समूह, यानी वे स्वयं की सहायता करेंगी एक दूसरे से मिलके। ठीक है, तो उनको कुछ वित्त उपलब्ध करवा दिया, कुछ पैसा इन्होंने इकट्ठा कर दिया, उनका बैंक अकाउंट स्वयं सहायता समूह का बैंकों में खोला जाता है पर्टिकुलर उनके नाम से, स्वयं सहायता समूह से। ठीक है, उसके बाद में वो स्वयं सहायता समूह है उसके पैसे का यूज करेगा और आप एक छोटे कुटीर उद्योग के भांति वो सिलाई का काम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हुआ ना, उसको वो वित्त रूप से मजबूत हुए, उनका मनोबल उच्च हुआ और उद्यम की तरह अग्रसर हुए, आर्थिक गतिशीलता उनमें आई। तो ये राजीविका बहुत, इसकी उपलब्धियां अभी नहीं पता चलेगी, आने वाले समय पता चलेगी ये कितना इंपॉर्टेंट विषय है राजीविका। ठीक है, ये होता है राजीविका। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब राजीविका के तहत कुछ योजनाएं चलती है, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी आखिर संरचना क्या होती है। ठीक है ना, तो इसकी संरचना क्या होती है कि सबसे पहला होता है गांवों में स्वयं सहायता समूह होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है स्वयं सहायता समूह। जैसे कोई भी गांव होगा उसमें मान लो 40 ऐसी महिलाएं हो सकती है कि जो उद्योग के क्षेत्र में उतरना चाहे, लघु उद्योग या कुटीर उद्योग के क्षेत्र में उतरना चाहे तो वो स्वयं सहायता समूह, तो वहां पे मान लीजिए 5-5 महिलाओं के होंगे तो 8 स्वयं सहायता समूह जैसे हो गए। ठीक है, ठीक है, इन 8 स्वयं सहायता समूहों का एक होता है ग्राम संगठन। ठीक है, और ऐसे कई ग्राम संगठन जैसे जिले में होते हैं तो उनको कहते हैं क्लस्टर लेवल फेडरेशन। तो ये त्रिस्तरीय होती है, जैसे पंचायती राज होता है ना त्रिस्तरीय, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, वैसे ही राजीविका भी त्रिस्तरीय होती है। स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन। ये प्रश्न है वो कंपटीशन एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है इसकी त्रिस्तरीय संरचना के बारे में। स्वयं सहायता समूह, इनमें नाम तो है वो फेरबदल कर दिया उन्होंने, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल लिख दिया, कहीं पे कुछ लिख दिया। ठीक है ना, लेकिन आपको तीनों नाम याद होने चाहिए कि राजीविका की जो संरचना होती है वो 3 स्तरीय होती है, स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन। फिर बात करते हैं इनके अंदर आने वाली योजनाओं के बारे में।
तो NRLM आपने खूब सुना होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और संपूर्ण राज्य में ये वर्तमान में चल रहा है। 2011-12 में इसकी जैसे ही शुरुआत होती है आजीविका की, उसके साथ ही ये मिशन है उसकी भी शुरुआत हुई NRLM की, तो ये याद रख लेना NRLM। फिर एक योजना चलती है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन योजना, ये भी आजीविका के तहत चलती है, जो आपके आर्थिक सर्वेक्षण में भी दी गई है। ये पूरे राजस्थान में नहीं चल रही है, 9 जिलों और 36 ब्लॉक में चल रही है। ठीक है, 9 जिले और 36 ब्लॉक में चल रही है। उसके बाद में इसमें और आर्थिक सर्वेक्षण में कई योजनाएं और दे रखी है, लेकिन उसके बारे में डाटा दे रखे हैं, वो बिल्कुल भी आप याद मत करना, बहुत उलझे हुए डाटा है ना, उनके बारे में पूछे जाएगा। लेकिन आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि ये जो योजना है इनका संबंध किससे है। वन धन विकास योजना, उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, हाड़ौती महिला किसान प्रोड्यूसर लिमिटेड। ठीक है ना। अब जैसे प्रश्न आ गया, मान लीजिए कि उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है ना, वो कौन सी योजना के तहत है वो संचालित की जा रही है। तो एक तरफ राजीविका आ जा सकता है, एक तरफ हो सकता है कि आपके पास आ जाए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में लघु उद्योग योजना आ सकता है, सहकारी विभाग की कोई योजना आपको दे दे, तो वहां पे आप उलझ जाओगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वन धन विकास योजना, उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और हाड़ौती महिला किसान प्रोड्यूसर लिमिटेड, ये जो तीनों योजनाएं आर्थिक सर्वेक्षण में दी गई है, ये तीनों की तीनों राजीविका के तहत चल रही है। ठीक है। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है लखपति दीदी योजना। क्या है लखपति दीदी योजना? आपको पता होगा कि अभी थोड़े ही महीनों पहले हमारी जो राष्ट्रपति महोदय हैं, है ना, मुर्मू जी, वो आए थे बेणेश्वर धाम में और एक बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम किया था लखपति दीदी योजना के नाम पर। ठीक है, तो लखपति दीदी योजना है, सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसमें शुरुआत और राजस्थान में इसका जो विस्तार है वो दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत होती है 23 दिसंबर 2023 को जैसलमेर से। ठीक है, हमारी माननीय राष्ट्रपति वहां पे रहे, राज्यपाल महोदय वहां पे रहे। ठीक है, उन्होंने उद्घाटन किया। फिर अभी बेणेश्वर धाम में 18 फरवरी 2024 को भी हमारे राष्ट्रपति महोदय आए थे और बेणेश्वर धाम में भी इस योजना के तहत काफी ऋण बांटे गए। ठीक है, तो लखपति दीदी योजना एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है। इसके बारे में दो बड़े जो हैं वो फंक्शन राजस्थान में हो चुके हैं और इन दोनों के बारे में कोई भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो ये दोनों रट लेना। इसकी शुरुआत राजस्थान में हुई थी लखपति दीदी योजना की 23 दिसंबर 2023 को जैसलमेर में, और राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ने की थी, और राष्ट्रपति महोदय द्वारा बेणेश्वर धाम में अभी 18 फरवरी 2024 को इसके तहत काफी ऋण बांटे गए। अब बात करते हैं लखपति दीदी योजना में क्या क्या जाता है। तो लखपति दीदी योजना में सबसे पहले तो मैंने बताया ना आपको, वो सेम ही है, स्वयं सहायता जो समूह है केवल उनके लिए है। राजीविका के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड स्वयं सहायता समूह है, ये लखपति दीदी योजना केवल उनके लिए है। सबसे पहले तो स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम करवाया जाता है। ठीक है, जैसे ड्रोन निर्माण करना, ड्रोन का संचालन करना, एलईडी बल्ब का निर्माण करना, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनको बनाना सिखाई जाती है, उनका संचालन करना सिखाई जाती है, और लगभग 5 लाख तक का उनको फिर ऋण दिया जाता है कि आप तो ये काम धंधा करो, चालू करो। ठीक है, ये है लखपति दीदी योजना। तो हमने कुल मिलाकर 12 स्लाइड 16 स्लाइड्स में काफी सारी योजनाएं पढ़ ली, और आर्थिक सर्वेक्षण जो राजस्थान का है ना, तो राजस्थान का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें जो जो दे रखा है वो सब कुछ अपन ने पढ़ लिया। राजस्थान का जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2023-24 का, उसका जो थर्ड टॉपिक है ग्रामीण विकास व पंचायती राज, उसको हमने खा लिया एक तरीके से। ठीक है, तो सारी योजना मैंने पूरी कोशिश की कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा सकूं, और हाथों हाथ पढ़ने के साथ ही आपको समझ में भी आ जाए और याद भी हो जाए। ठीक है, फिर अगला जो टॉपिक है हम कल या परसों तक करेंगे, जो औद्योगिक क्षेत्र है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या कार्य हुए, क्या क्या योजनाएं हैं, किस प्रकार से वृद्धि कर रहा है, कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही है, वो सब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।
तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए और जल्दी मिलेंगे फिर से। थैंक यू।